अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसी चल रही है आपकी स्टडी और कैसे हैं आप लोग। याद करें कि हम लोग ऑनलाइन सेशन में कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है मोशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने मोशन से रिलेवेंट कुछ फिजिकल टर्म्स डिस्कस की थी और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग मैट्रिक स्टैंडर्ड पर भी पढ़कर आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, आप अपने जहन में तस्वर लेकर आएँ। आपको दो बॉडीज़ के बारे में बताया जाता था। एक बॉडी ए होता था, दूसरे बॉडी को आप बी कहते थे। पहले वाले का मास m1, दूसरे वाले का मास m2 होता था और दोनों के दोनों बॉडीज स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया करते थे। और फिर ये स्ट्रिंग कहाँ से गुजर रही होती थी? चरखी पर से, पुली पर से। सवाल ये होता था कि अगर दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करें, यानी कि एक ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे, तो आप मालूम करें एक्सीलरेशन और टेंशन। यानी कि दो चीजें आपको डिराइव करने के लिए कह दी जाती थी, एक एक्सीलरेशन और दूसरा टेंशन। तो आज हम बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चल रहे हैं जो मैट्रिक स्टैंडर्ड पर आप पढ़कर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुली सिस्टम, केस नंबर 1। सवाल जो पेपर में बनकर आता रहा है, सबसे पहले आप उस सवाल को देखें। सवाल जो अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया था पिछली स्लाइड में, वही यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस सवाल पर गौर करेंगे। सवाल पर गौर करने के बाद देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से शुरू किया जाए और डेरिवेशन को किस तरह से फिर आखिर तक लेकर जाया जाए। यहाँ सवाल आप देखें तो वाज़ेह तौर पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग masses m1 and m2 connected with the ends of a string that passes over a frictionless pulley। दो बॉडीज आपके पास हैं। सवाल पढ़कर तसव्वुर लेकर आए कि जो कुछ इस सवाल में कहा जा रहा है वो काम आप अपने हाथ से खुद कर रहे हैं। आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए और दूसरा बॉडी बी। अब यकीनन पहले और दूसरे बॉडीज का कोई ना कोई मास भी तो होगा। तो पहले वाले बॉडी के मास को आप सपोज कर लीजिए m1, दूसरे वाले बॉडी के मास को आप सपोज कर लीजिए m2। दोनों के दोनों बॉडीज आपसे कहा जाता है कि डोरी के एंड से कनेक्ट कर दें। आपने एक डोरी, रस्सी या स्ट्रिंग ले लिया, आपने एक एंड पर बॉडी ए को कनेक्ट किया, दूसरे एंड पर बॉडी बी को कनेक्ट किया। अब आपसे कहा जाता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को, जिसमें स्ट्रिंग और बॉडीज शामिल हैं, आप इस पूरे सिस्टम को पुली के ऊपर लटका दें। तो आपने एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से इस स्ट्रिंग को पास कर दिया। और पास इस तरह से क्या है कि दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करें, एक ऊपर से नीचे की तरफ तो दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ। इस सूरत में आपको क्या क्या मालूम करना है? कह रहे हैं कि आप इस सूरत में मालूम करें एक्सीलरेशन। पहली चीज आ गई एक्सीलरेशन और दूसरी चीज क्या है? टेंशन। स्टूडेंट, जितने भी फिजिक्स में डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा तीन स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप होगा डायग्राम, ठीक है ना। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे डायग्राम यानी कि फिगर। फिर आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन। ये हो गए दूसरे स्टेप में एक्सप्लेनेशन। और तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है? डेरिवेशन। तो हम कुछ इसी अंदाज में सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्टेप वाइज आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखानी है, लिहाजा आपकी मुकम्मल कंसंट्रेशन डायग्राम पर भी होनी चाहिए और डायग्राम के अकॉर्डिंग जो कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, जो भी एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, आप अपना फोकस वहां पर भी रखेंगे। तो जितने भी डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए तीन स्टेप्स आपने लाजमी तौर पर कंसीडर करने हैं। सबसे पहले डायग्राम, दूसरे नंबर पर एक्सप्लेनेशन और तीसरे नंबर पर डेरिवेशन। अब डेरिवेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में दो बातें लाजमी तौर पर होनी चाहिए। नंबर 1, क्या डिराइव करना है, और नंबर 2, कैसे डिराइव करना है। जब आप क्या को मालूम कर लेंगे, क्या के बारे में जान लेंगे, तो कैसे के बारे में गौर करना शुरू कर दें। क्या मालूम करना है और कैसे मालूम करना है। तो इस सवाल के मुताबिक हमें क्या मालूम करना है? एक्सीलरेशन। और क्या मालूम करना है? टेंशन।
एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम पढ़कर आए हैं इसी चैप्टर में शुरू के टॉपिक्स में। क्या होती है टेंशन? जब डोरी के साथ किसी भी बॉडी को आप बांधकर लटका देते हैं तो डोरी के पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक दूसरे को पुल कर रहे होते हैं। ये जो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अमल करने वाली फोर्स होगी, जबकि डोरी के साथ साथ वो अमल कर रही होगी वेट के रिएक्शन के तौर पर, उस सूरत में जब बॉडी लटका हुआ हो तो किसी भी डोरी में, किसी भी स्ट्रिंग में जो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी फ्रिक्शन के अगेंस्ट, किसी वेट के अगेंस्ट या किसी नॉर्मल फोर्स के रिएक्शन के तौर पर, तो उसको आप क्या कहते हैं? टेंशन कह देते हैं। तो हमें दो चीजें मालूम करनी है, एक एक्सीलरेशन और दूसरी चीज टेंशन। अब जरा मैथमेटिकल रूल याद करें। जितने वेरिएबल्स आपको मालूम करने होते थे मैट्रिक क्लास में, आपके पास उतनी ही इक्वेशंस होती थी। आप मैट्रिक क्लास में x और y दो वेरिएबल्स की वैल्यूज मालूम क्या करते थे तो आपके पास दो इक्वेशंस होती थी। आज हमें एक्सीलरेशन और टेंशन मालूम करना है तो हमारे पास भी दो इक्वेशंस होनी चाहिए। ये दोनों इक्वेशंस हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये हम आगे चलकर डायग्राम और एक्सप्रेशन की कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर समझेंगे। तो अपना मुकम्मल तौर पर फोकस जो है वो आप क्वेश्चन की तरफ रखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए डायग्राम ड्रॉ हो रही है, यहाँ पर डायग्राम पे गौर कीजिए। डायग्राम किस तरह ड्रॉ हो रही है? ये आपको कोई रफ सरफेस दिखा दी गई है, ये हुक आ गया, हुक के साथ ब्लॉक आ गया, ब्लॉक के साथ पुली का ग्रूव्ड व्हील आ गया, और फिर आपने डोरी को इसके ऊपर से गुजार दिया। एक एंड पर आपने एक बॉडी को कनेक्ट किया है जिसको आपने कहा हुआ है बॉडी ए, और इसका मास क्या है? m1। दूसरे एंड पर आपने दूसरे बॉडी को कनेक्ट कर दिया है जो कि बॉडी बी है सवाल के मुताबिक, और इसका मास क्या है? m2। तो यहां जो कुछ आपने डायग्राम में दिखाया है अब आप उसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहला स्टेप डायग्राम का तकरीबन मुकम्मल हो गया। आगे चलकर हम इसमें कुछ तब्दीली भी लेकर आएंगे, और जो तब्दीली लेकर आएंगे उसको साथ साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे पहला स्टेप डायग्राम का होता है। डायग्राम आपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके मुताबिक ड्रॉ किए। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िए। दो बॉडीज ए और बी का जिक्र था, जिसमें से एक का मास m1 दूसरे का मास m2 था। दोनों बॉडीज को आपने डोरी के साथ कनेक्ट कर दिया था। तो यहां देखिए डायग्राम पर ये डोरी हो गई, डोरी का एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। ये फर्स्ट कर लीजिए पहला सिरा है, यहां पहले बॉडी को कनेक्ट किया जिसका मास m1 था। ये दूसरा एंड है, यहां आपने दूसरे बॉडी को कनेक्ट किया जिसका मास m2 था। सवाल में क्या कहा गया था कि ये डोरी एक फ्रिक्शनलेस पुली पर से गुजर रही है। तो देखिए आपने पुली के ऊपर से डोरी को गुजार दिया, और डोरी के ऊपर से किस तरह से गुजर रही डोरी, ये पुली के ऊपर से किस तरह से गुजर रही है? इस तरह कि दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करेंगे। तो यहां देखें बॉडी ए भी वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा यानी वर्टिकल, और बॉडी बी भी वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। अगर बॉडी ए नीचे जा रहा हो तो बॉडी बी लाजमी तौर पर ऊपर जाएगा। इस तरह दोनों बॉडीज की हरकत वर्टिकल हो जाएगी। अब जो कुछ डायग्राम में दिया गया है, दिखाया आपने, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो दूसरा स्टेप है अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ हम इस डायग्राम के मुताबिक एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो डायग्राम को भी देखते रहिएगा, और जो कुछ यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको भी पढ़ें ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाए। आपको एक्सप्रेशन याद नहीं करनी पड़ेगी। डायग्राम चूंकि आपने खुद ड्रॉ किए लिहाजा उसके मुताबिक ही आप अपने अल्फाज में लिख दीजिए। इसी को फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन कहते हैं। कोई लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। कोई इधर उधर के गाइड या मुख्तलिफ वेबसाइट पर आप चले आए, ये नोट्स वगैरह से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ डायग्राम में दिखाया है उसी को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर दें। तो चलते हैं, यहां लिखा हुआ है कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी। दो बॉडीज ए और बी पर गौर करें। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला बॉडी क्या हो गया? ए, और ये वाला बॉडी क्या हो गया? बी। दो बॉडीज ए और बी पर हम गौर कर रहे हैं। पहले वाले बॉडी का मास m1 है, यहां देखिए लिखा हुआ है। दूसरे वाले बॉडी का मास m2 है, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम में भी आपने दिखाया था। कनेक्टेड विद द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग, डोरी के एंड से कनेक्ट कर दिए गए हैं। दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रही है।
इन सच अ वे दैट द बॉडी इज हैंगिंग वर्टिकली। आपने इस तरह इसको पुली के ऊपर से गुजारा है कि दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग हुए हैं। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर पहले वाले बॉडी का मास दूसरे वाले बॉडी के मास के मुकाबले में ज्यादा हो, यानी पहला वाला बॉडी दूसरे वाले बॉडी के मुकाबले में भारी हो, तो आप गौर करें कौन से बॉडी को नीचे मूव करना चाहिए। लाजमी तौर पर बॉडी ए को नीचे की तरफ मूव करना चाहिए, तो बॉडी ए की हरकत डाउनवर्ड होनी चाहिए। यहां लिख दिया गया है देन बॉडी ए विल मूव डाउनवर्ड, देन बॉडी ए विल मूव डाउनवर्ड। और अगर बॉडी बी हल्का है तो इसको कहां मूव करना चाहिए, इसको ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। तो यहां देखिए लिखा हुआ है कि बॉडी बी विल मूव अपवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपने एक्सप्लेनेशन यहां फिलहाल मुकम्मल कर दी है। अब हमें चूंकि दो चीजें मालूम करनी है, एक एक्सीलरेशन और टेंशन, तो इस हवाले से एक रूल याद रखें। जब भी आपसे कहा जाए कि फलां बॉडी का एक्सीलरेशन मालूम करें, तो आप बॉडी पर अमल करने वाली फोर्सेस को एनालाइज करेंगे, बॉडी की हरकत पर गौर करेंगे और बॉडी की हरकत पर गौर करने के लिए फोर्सेस को एनालाइज करेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं एक्सीलरेशन किसी भी बॉडी में उस वक्त पैदा होता है जब बॉडी हरकत कर रही हो, तो हमें बॉडी की हरकत पर गौर करना होगा। और ये पैदा कब होता है, जब बॉडी पर फोर्स असरअंदाज हो रही हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो हमें फोर्सेस को भी एनालाइज करना होगा। तो जब भी आपसे कहा जाए कि किसी भी बॉडी का एक्सीलरेशन मालूम करें, तो आप बॉडी पर अमल करने वाली फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। और फिर हमें, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि दो इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं, तो दोनों इक्वेशन हम यहां बनाएंगे। एक इक्वेशन बॉडी ए की हरकत पर गौर करते हुए, दूसरी इक्वेशन बॉडी बी की हरकत पर गौर करते हुए। तो जो कुछ अभी मैंने आपको बताया है उसको याद दहाने के लिए यहां पर आपको वर्डिंग भी लिखी हुई नजर आ रही है, आपने बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना है। यहां देखें आपको वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, टू डिराइव द रिलेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में पैदा होने वाली टेंशन और बॉडीज का एक्सीलरेशन ड्राइव करने के लिए वी विल कंसीडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए और बॉडी बी पर अमल करने वाली फोर्सेस पर हम गौर करेंगे। तो चलते हैं और गौर करते हैं। यहां हेडिंग डाल दी पहले हमने बॉडी ए के लिए, क्योंकि हम बॉडी ए की हरकत पर गौर करते हुए पहली इक्वेशन बनाएंगे। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, बॉडी ए पर अमल करने वाली फोर्सेस। अब स्टूडेंट जरा फोर्सेस पर गौर कीजिएगा, डायग्राम को भी देखिएगा, उसके मुताबिक जो कुछ एक्सप्लेन होता हुआ नजर आ रहा है वो भी साथ साथ पढ़िएगा। आपने अगर कोई चीज रस्सी के साथ बांधकर अपने हाथों में उठाई हुई है, तो लाजमी तौर पर एक फोर्स ऐसी होगी जो जमीन बॉडी पर लगाएगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। उस फोर्स को क्या कह देते हैं, वेट। तो लाजमी तौर पर यहां बॉडी ए का क्या होगा, वेट होगा। तो हम यहां उसी लिहाज से काम करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ रस्सी पर आपके हाथों पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगती हुई महसूस होगी। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, टेंशन, क्योंकि वो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स एक दूसरे पर वेट के अगेंस्ट पुल करने वाले के फोर्स के तौर पर एक्सर्ट करेंगे, तो उसको हम कह देंगे टेंशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी पर जो डायग्राम में आपको नजर आ रही है दो फोर्सेस अमल कर रही होंगी, तो इसीलिए लिख दिया गया है बेसिकली देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। बुनियादी तौर पर बॉडी ए पर दो कुव्वतें अमल कर रही होंगी। अब कौन कौन सी कुव्वतें, डायग्राम देखिए। एक फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रही है, ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, इसको हमने कह दिया W1, यानी पहले बॉडी का वेट जो कि W1 होगा। तो इसी हवाले से यहां देखिए लिख भी रहे, वेट W1 से जाहिर किया गया है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी ए पर पहली फोर्स जो अमल कर रही है वो क्या है, वेट, जाहिर किससे किया गया, W1 से, तो उसको लिख दिया है वेट W1 एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी पहली फोर्स वेट W1 है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, अमल कर रही है। दूसरी फोर्स देखिए डायग्राम में कौन सी होनी चाहिए, वेट के ऑपोजिट स्ट्रिंग के अलोंग ऊपर की तरफ, और वो क्या है, टेंशन, ब्राउन कलर से आपको नजर आ रही है। इसको हम क्या कहेंगे, टी, टेंशन को टी से जाहिर कर दिया है। अब जो कुछ डायग्राम में दिखा है उसको यहां लिख देते। दूसरी फोर्स हो गई टेंशन, जिसको टी से जाहिर किया गया है एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड।
ब्राउन कलर से लिख दिया है ताकि डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझने में फिलहाल आसानी हो। दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर बॉडी ए पर दो कुव्वतें अमल कर रही हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो सवाल ये पैदा होता है बॉडी को कहां मूव करना चाहिए। हम एक रस्सी ले लेते हैं, रस्सी के एक सिरे को आप पकड़ लीजिए, रस्सी के एक सिरे को मैं पकड़ लेता हूं और उसी रस्सी के बीच में कहीं बॉडी को कनेक्ट कर देते हैं। अब बॉडी कहां पर मूव करेगी, आपकी तरफ या मेरी तरफ। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ बॉडी मूव करेगी। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे बॉडी आपकी तरफ चली जाएगी, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा बॉडी मेरी तरफ आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम सवाल की कंडीशन पर गौर करें तो बॉडी ए का मास ज्यादा था, बॉडी बी का मास कम था, यानी बॉडी ए भारी था। अगर बॉडी ए भारी था तो इसके ऊपर अमल करने वाली फोर्स जो वेट की सूरत है वो ज्यादा है, यानी डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स कम है। यहां देखिए मैंने यहां जो मैग्नीट्यूड दिखाया है, जो लेंथ दिखाई है वेट की वो ज्यादा दिखाई है, टेंशन की लेंथ कम भी दिखाई है। इसी वजह से तो वेट ज्यादा है, टेंशन कम है, बॉडी को कहां पर मूव करना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम उसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर यहां इसी बात को यूं लिख सकते हैं कि एस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, जैसे कि बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लिहाजा W1 टेंशन से ज्यादा होगा, यानी नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स से ज्यादा होगी। जब किसी भी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा कुव्वतें अमल कर रही होती हैं तो हमें लाजमी बताना होता है कि कौन सी फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है और कौन सी फोर्स का इफेक्ट कम है अगर बॉडी मूव कर रहा है। और उसी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बनाते हैं, दोनों का नेट फोर्स निकालते हैं। तो हमने यहां बता दिया कि बॉडी ए का मास ज्यादा है, लिहाजा बॉडी ए का वेट ज्यादा होगा, और शुरू में ये बात हम कंसीडर भी कर चुके हैं कि बॉडी ए विल मूव डाउनवर्ड, बॉडी बी विल मूव अपवर्ड। बॉडी ए नीचे की तरफ हरकत कर रहा है तो नीचे की फोर्स ज्यादा होगी, ऊपर वाली फोर्स कम होगी। इसीलिए अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, अब हम मालूम कर रहे हैं टोटल फोर्स, यानी रिजल्टेंट फोर्स मींस नेट फोर्स। नेट का मतलब होता है टोटल, टोटल का मतलब दोनों को हम ऐड कर देंगे। कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं, एक वेट और दूसरी फोर्स कौन सी है, टेंशन। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो फोर्स को आप जानते हैं किससे जाहिर करते हैं, एफ से। पहले बॉडी की बात हो रही है, F1 कह दिया। कितनी फोर्सेस हैं, दो, एक W1 और दूसरा टेंशन। तो W1 को पहले लिखा क्योंकि ज्यादा है, टेंशन को बाद में लिखा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस फोर्स को आपने पहले लिखा है जो बाय मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसके रेफरेंस से टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का साइन यूज किया। और नेट फोर्स हमें चूंकि निकालनी है, नेट का मतलब टोटल, इसलिए बीच में क्या आ गया, प्लस का साइन। एक फोर्स W1 है, दूसरी फोर्स टेंशन है, दोनों को ऐड किया। लेकिन टेंशन के साथ ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि वो टेंशन जो फोर्स है वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन। अब न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करें। फोर्स किसके बराबर होती है, आप जानते हैं फोर्स किसके बराबर है, F इक्वल्स ma। ये बात आप न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जानते हैं। तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, डेफिनेटली F1 बराबर हो जाएगा m1a के, W1 की जगह पर m1g, क्योंकि आप ये बात भी जानते हैं कि W किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो W1 किसके बराबर हो जाएगा, m1g, पहले बॉडी के मास की वजह से m1g, प्लस माइनस माइनस t। हमें दो इक्वेशंस रिक्वायर्ड थी एक्सीलरेशन और टेंशन मालूम करने के लिए, तो हमने पहली बॉडी की हरकत पर गौर किया, हरकत पर गौर करने के लिए फोर्सेस को एनालाइज किया और इक्वेशन नंबर 1 बनाने में हम कामयाब हो गए। अब हम इक्वेशन बी की हरकत पर गौर करेंगे, इक्वेशन बी की हरकत पर गौर करने के लिए फोर्सेस को एनालाइज करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को आपस में सॉल्व करके एक्सीलरेशन और टेंशन मालूम कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस स्लाइड में जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, अब हम अगली स्लाइड में इसी डायग्राम से शुरू करेंगे। तो अब डायग्राम पर जरा गौर करना है आपने, पिछली स्लाइड में जो डायग्राम थी हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। डायग्राम में देखिए हमने बॉडी ए कंसिडर किया हुआ था, ये पहला बॉडी था बॉडी ए, और इसको हमने बॉडी बी कहा हुआ था। बॉडी ए पर अमल करने वाली फोर्सेस को हम एनालाइज कर चुके थे, अब उसके बाद से हमें काम शुरू करना है, क्योंकि अब हम बॉडी बी की हरकत पर गौर करेंगे, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि बॉडी बी पर अमल करने वाली फोर्सेस को एनालाइज किया जाए। तो बॉडी बी पर गौर करें,
बॉडी बी पहले ही की तरह यानी बॉडी ए की तरह हवा में लटका हुआ है, तो लाजमी तौर पर इसके ऊपर भी हम कह सकते हैं कि दो कुव्वतें अमल पैरा होंगी। दो कुव्वतें लाजमी तौर पर यहाँ पर भी अमल कर रही होंगी। एक तो वो फोर्स जो ज़मीन इस बॉडी पर लगा रही है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हमने क्या कहा है, वेट। और दूसरी फोर्स जो डोरी के साथ साथ ऊपर की तरफ होगी। तो देखते हैं कि बॉडी बी पर जो फोर्सेस हैं उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सिमिलरली फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी पर अमल करने वाली फोर्सेस। बेसिकली देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। बुनियादी तौर पर बॉडी बी पर कितनी कुव्वतें अमल कर रही हैं, दो कुव्वतें अमल कर रही हैं। बेसिकली देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। अब ये दो फोर्सेस कौन कौन सी हैं, तो यहाँ देखिए बॉडी बी पर एक एरो ड्रॉ किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये फोर्स कौन सी होगी, जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, वेट। तो इसको W2 कह दिया। अब यहाँ देखिए तो बिल्कुल इस तरह से लिख दिया, वेट W2 एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। पहली फोर्स जो बॉडी बी पर अमल कर रही है वो कौन सी है, वेट W2, जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरी फोर्स कौन सी होगी, वेट का रिएक्शन होगा जो डोरी में ऊपर की तरफ होगा। डोरी के पार्टिकल्स एक दूसरे पर लगा रहे होंगे वेट को ओवरकम करने के लिए। तो यहां देखिए एक और एरो आपको नजर आया ऊपर की तरफ जो कि टेंशन को जाहिर कर रहा है, इसको हमने क्या कह दिया, T। जो कुछ डायग्राम में हमने दिखाया है उसी को हम यहां पर लिखेंगे। दूसरी फोर्स कौन सी हो गई, टेंशन T एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। दूसरी फोर्स हो गई टेंशन, जिसको T से जाहिर किया गया है, और अमल किस तरफ कर रहा है, ये वर्टिकल अपवर्ड, सीधा सीधा ऊपर की तरफ। अब जरा गौर करें, हमने क्या कंसीडर किया हुआ है कि बॉडी ए नीचे की तरफ हरकत कर रही है। बॉडी ए का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डाउनवर्ड। जब बॉडी ए नीचे की तरफ हरकत करना शुरू करेगी तो पुली घूमना शुरू हो जाएगी, पुली घूमना शुरू होगी। जब पुली क्लॉकवाइज घूमेगी तो रस्सी के सिरे पर खिंचाव पैदा होगा, बॉडी बी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो बॉडी बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। हम यहां पर यूं लिखेंगे, सिंस बॉडी बी मूव्स अपवर्ड, सो कौन सी फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा होता है वही फोर्स ज्यादा होती है, या जो फोर्स ज्यादा होती है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि बॉडी भी ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है तो इसका मतलब टेंशन ज्यादा है और वेट कम है, लिहाजा टेंशन इज ग्रेटर देन W2। यहां कंडीशन बॉडी ए के मुकाबले में पलट गई क्योंकि बॉडी भी ऊपर जा रहा है। जब किसी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अमल कर रही होती हैं तो हमें क्या करना होता है, नेट फोर्स बनानी होती है। लिहाजा हम यहां पर नेट फोर्स कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हम यूं लिख सकते हैं, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन बॉडी बी विल बी। नेट का मतलब टोटल फोर्स, फोर्स को F से जाहिर करते हैं, बॉडी बी की बात हो रही है लिहाजा F2 लिख दिया। कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं, एक टेंशन और एक W2। टेंशन ज्यादा है, बॉडी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको पहले लिखा। टेंशन के लिहाज से देखिए वेट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको ब्रैकेट में नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया। और चूंकि नेट फोर्स निकालनी थी लिहाजा इन दोनों को प्लस कर दिया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कीजिए। तो F2, F किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। आप जानते हैं F बराबर होता है ma के, तो F2 किसके बराबर हो जाएगा, m2a के, वही लिख दिया। W किसके बराबर होता है, W बराबर होता है mg के, तो W2 किसके बराबर हो जाएगा, m2g। लिहाजा F2 जो के बराबर था T प्लस माइनस माइनस W2 के, F2 की जगह पर आ गया m2a, फिर T प्लस माइनस माइनस m2g। तो यहां तक इसको आपने ध्यान रखना है। अब हम A और T मालूम करने के लिए फर्दर काम करेंगे। अगली स्लाइड में और देखते हैं कि एक्सीलरेशन और टेंशन कैसे मालूम की जाए। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मालूम करने के लिए टेंशन को एलिमिनेट करेंगे, और जब टेंशन मालूम करना हो तो एक्सीलरेशन को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का यही प्रिंसिपल है, जिस वेरिएबल को मालूम करना हो उसके ऑपोजिट वेरिएबल को आपने क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो यहां देखिए हम यूं लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्यों ऐड कर रहे हैं,
याद दहानी के लिए इक्वेशन और 1 और 2 यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है आपको। ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं? देखिए इक्वेशन नंबर 1 में टेंशन का कॉफिशिएंट 1 है, साइन कौन सा है? माइनस। इक्वेशन नंबर 2 में टेंशन का कॉफिशिएंट 1 है, साइन कौन सा है? प्लस। लिहाजा दोनों जगह पर कॉफिशिएंट सेम है, साइन ऑपोजिट है। अगर इनको ऐड करेंगे तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सीलरेशन निकालना आसान हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड m1a, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड m2a, दोनों को ऐड कर दिया। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड m1g माइनस टी, इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड t माइनस m2g, इन दोनों को भी ऐड कर दिया। अब आगे चलते हैं तो देखिए टेंशन माइनस का था और एक टेंशन प्लस का था, इनको कैंसिल कर दिया। अब मजीद देखें तो m1a प्लस m2a लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर m1g बच गया। टेंशन वाली दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, तो नेगेटिव साइन के साथ यानी माइनस साइन के साथ क्या बचा? m2g, वो आपने वैसे ही लिख लिया। आपको मालूम करना है एक्सीलरेशन, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड पर आपने a को कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बच गया? m1 प्लस m2। राइट हैंड साइड पर g कॉमन ले लिया आपने, क्या बच गया? m1 माइनस m2। अब चूंकि आपको a मालूम करना है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल के मुताबिक जो चीज मालूम करनी है उसको अकेला करना जरूरी है। m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ ले जाइए, क्या करेगा? डिवाइड। तो देखें अगले स्टेप में a अकेला रह गया और राइट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ था? ऊपर m1 माइनस m2 मल्टीप्लाइड बाय g, ऐसे आ गया, जबकि m1 प्लस m2 नीचे आ गया। तो इस तरह से आपने दोनों बॉडीज की इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके एक्सीलरेशन मालूम कर लिया है। अब हम टेंशन मालूम करेंगे और टेंशन मालूम करने के लिए हमें किस चीज को एलिमिनेट करना है? एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन एलिमिनेट करने के लिए अगेन इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर गौर करें। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूं तो a से a बआसानी एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे तो कई तरीके हैं, कोई और मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन नंबर 1 या 2 में a की इस एक्सप्रेशन को पुट करके सॉल्व करें जब भी टेंशन आएगी, लेकिन वहां गलती होने के इम्कानात जरा ज्यादा होते हैं, इसलिए डिवाइड वाले तरीके से मैं करवा रहा हूं। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दी गई इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड से, इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड से। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि देखिए a ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास? तो आगे चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर बचा है m1 डिवाइडेड बाय m2, राइट हैंड साइड पर m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस m2g। अब देखें ये t माइनस m2g यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। t माइनस m2g को वहां ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, m2 को राइट हैंड साइड पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो क्या सूरत हाल बन गई? अब सूरत हाल देखिए वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रही है, m1 के साथ t माइनस m2g मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड पर m2 m1g माइनस t के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है। उम्मीद है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं तो m1 को t से मल्टीप्लाई किया, m1t प्लस माइनस माइनस, m1 को m2g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 m2g। राइट हैंड साइड पर आइए, m2 को m1g से मल्टीप्लाई कीजिए, m1 m2g प्लस माइनस माइनस, m2 को t से मल्टीप्लाई कीजिए, m2t। हमें मालूम क्या करना है? टेंशन। तो टेंशन वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए एक m1t ये रहा, टेंशन वाली वैल्यू ये रही, और एक टेंशन वाली वैल्यू m2t राइट हैंड साइड पर है माइनस साइन के साथ, इसको लेफ्ट पर शिफ्ट कर देते हैं। अगर ये लेफ्ट पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसके अलावा क्या बचेगा? दोनों तरफ m1 m2g कर देते हैं, यहां पर ये m1 m2g माइनस का है, राइट पर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बन जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर m1t एज इट इज, m2t लेफ्ट साइड पर आ गया, प्लस में हो गया, राइट हैंड साइड पर m1 m2g एज इट इज और m1 m2g प्लस में चला गया, तो ये ऐड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए तो t को कॉमन ले लिया, t कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 एज इट इज। राइट हैंड साइड पर देखिए m1 m2g प्लस m1 m2g, मतलब दोनों m1 m2g ऐड हो रहे हैं, ऐड होकर कितने हो जाएंगे?
2m1m2g। आखिरी स्टेप देखिए, आपको टेंशन मालूम करनी है। टेंशन के लिए टी को अकेला करना है। m1 प्लस m2 लेफ्ट हैंड साइड पर टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड। तो देखिए टेंशन हो जाएगी 2m1m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरह आपने टेंशन मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप डायग्राम। डायग्राम चूंकि आप खुद ड्रॉ कर रहे होते हैं, लिहाजा डायग्राम के मुताबिक दूसरे स्टेप में एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप कहीं से याद की हुई एक्सप्लेनेशन लिखें। डायग्राम के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जुमलों को तरतीब में लाकर एक्सप्लेन कर दें, चाहे 3-4 लाइनों में एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो रही है, दैट्स एनफ। बट वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम होनी चाहिए। और थर्ड एंड फाइनल स्टेप में डेरिवेशन करनी होती है। डेरिवेशन के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है, क्या डिराइव करना है और कैसे ड्राइव करना है। तो यहां पर हमें एक्सीलरेशन और टेंशन ड्राइव करना था, जिसके लिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती। लिहाजा हमने बॉडी ए की हरकत पर गौर किया, बॉडी ए पर अमल करने वाली फोर्सेस को एनालाइज किया, एक इक्वेशन बनाई। फिर हमने बॉडी बी की हरकत पर गौर किया, बॉडी बी पर अमल करने वाली फोर्सेस को एनालाइज किया, दूसरी इक्वेशन बनाई। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। ये काम तो आप चौथी 5वीं क्लास के मैथमेटिक्स से करते आ रहे हैं, वेरिएबल को मालूम करने का जो तरीकेकार है। तो उसी पैटर्न को हमने फॉलो किया, ए और टी हमने मालूम कर लिया। तो उम्मीद है कि पूरी का केस नंबर 1 आपको समझ आया होगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप मैट्रिक क्लास से पढ़कर आए थे। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल, इसके लॉजिकल क्वेश्चंस भी पेपर में आते रहते हैं। कोई चीज़ समझ ना आई हो, मुश्किल लगी हो, तो फिर वो आप उससे डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।